फिल्मों का कीड़ा यूं तो हम सबके अंदर होता है, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो अपनी कला की शक्ति से हर किरदार में ऐसी जान फूंक देते हैं कि इस कीड़े को बिल्कुल करिश्मा बना देते हैं। जी हाँ, फिल्मी कीड़ा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे ही कलाकारों से जो किरदारों को सिर्फ रूप नहीं देते, रूह देते हैं। और आज है हमारे साथ एक ऐसे ही खास मेहमान, पांडे जी, जिन्होंने हमें सिस्टम पर हंसना सिखाया, क्रिश में भूत भूत कह के डरा भी दिया और हंसा भी दिया, और थिएटर में तो न जाने कितने किरदारों को जिया है। हेमंत पांडे जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं फिल्मी कीड़ा में। बहुत स्वागत है हेमंत जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कैसा लग रहा है दूरदर्शन पर आकर? कितने समय बाद आ रहे हैं आज? मुझे लगता है कि सन 1990 से पहले दूरदर्शन तो मतलब हमारे समय के कलाकारों का एक मेन, जैसे मंदिर होता है, मस्जिद होता है, वैसा हमारे लिए दूरदर्शन था। क्योंकि मेरा पहला टेलीकास्ट जो है वो दूरदर्शन पर ही हुआ था, वो भी मॉर्निंग ट्रांसमिशन में। गुम्फा के हार का रहस्य, वो कभी लगभग 30-35 साल पुरानी बात होगी ये। और तब से लेके दूरदर्शन, क्योंकि हमने देखा ही दूरदर्शन था, कुछ और था ही नहीं हमारे टाइम। जो वहाँ से हमारा दूरदर्शन के साथ नाता है। और जब दिल्ली में यहाँ आ गए, नाटकों में काम करने लगे, तो दूरदर्शन का नाटकों में, प्ले में काम किया, जिसमें मैंने आपको बताया कि भारत सरकार का ठप्पा बना हुआ चेक मिलता था। तो वो इमोशन दूरदर्शन के साथ जुड़े हैं। हाँ। फिर गांव से जब दिल्ली आ गए, तो ये नाभा हाउस है बगल में, सर्वेंट क्वार्टर्स, वहाँ मैं रहता था। ये बगल में एनएसडी रेपेटरी, आपकी बिल्डिंग के सामने रविंद्र भवन में। तो तब से लेके दूरदर्शन से नाता चला ही आ रहा है। और आज क्योंकि टेलीविज़न में, न्यूज़ चैनलों में इसमें जाते हैं, वो अलग बात होती है। लेकिन दूरदर्शन के साथ मतलब किसी ने स्क्रीन ही पहली बार दूरदर्शन की देखी हो तो उसका कैसा रिश्ता हो सकता है। तो उत्तराखंड से दिल्ली लाने वाले जो हाथ रहे हैं, उनमें से एक बड़ा हाथ दूरदर्शन का भी था। वाकई दूर तो अब था ही दूरदर्शन कैसे ना। आ गए उत्तराखंड से दिल्ली? हमारे तो देखो, वो मचैत के महीने में ना भिटौला दिया जाता है माँ, शादीशुदा बेटी को, हाँ। माँ बाप की तरफ से। हाँ। तो मेरे एग्जाम खत्म हुए और मैंने कहा मैं निकलता हूँ, भिटौला देने दिल्ली आना था। बहन को? मेरी बहन यहाँ थी, शालीमार अच्छा। बाग में वो लोग रहते थे। तो वो बहाना मुझे मिल गया घर से निकलने का। और हमारे टाइम पे वो उम्र ऐसी थी कि गाँव से लोग भाग करके करियर बनाते थे। आजकल तो प्लान करके माँ बाप भेजते हैं बच्चों को, बेटा उधर जाना उधर जाना। यहाँ चले गए और कुछ बन गए तभी वापस आते थे। वो एक दौर था। तो तब से दिल्ली का आना हुआ, दूरदर्शन आना हुआ। और फिर तो बहुत सारे सीरियल्स दूरदर्शन के करने को मिले। और एनएसडी का रुख कैसे किया? मैंने सुना है कि आपका सादापन, भोलापन और सादगी थी कि आपका एनएसडी में चयन हुआ। क्या सच है? आपको बहुत मालूम है। रिसर्च कर लेते हैं नहीं, वो थोड़ा क्या थोड़ा। हुआ, इब्राहिम अलकाई साहब जब एनएसडी रेपेटरी में आए तो उन्होंने 3 नाटकों में किए उन्होंने। तो नए आर्टिस्ट लिए जा रहे थे उस वक्त कैजुअल में। मैंने भी इंटरव्यू दिया और मुझसे बात हुई। और मैं गांव में, चूंकि नाटक जूलियस और मर्चेंट ऑफ वेनिस 12वीं में किताब में था इंग्लिश के उसमें, तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन वाली जो स्टोरी थी हमें बहुत बढ़िया लगती थी। उसका हमने नाटक किया गाँव में। खुद ही किया था डायरेक्ट? हाँ, खुद ही, मतलब आपस में गाँव के लड़के। लेकिन मेरा जब यहाँ इंटरव्यू हुआ तो अलकाई साहब ने पूछा कि क्या क्या किया है। तब यूपी हिल्स हुआ करता था, उत्तराखंड राज्य नहीं बना था। मैंने कहा सर हमने नाटक किए और मर्चेंट ऑफ वेनिस। बोले व्हाट वाज द कॉस्ट्यूम? मैंने कहा कॉस्ट्यूम? अच्छा, कपड़े को कॉस्ट्यूम कहते? अच्छा कॉस्ट्यूम। मैंने कहा सर हमने, क्योंकि धोती और कुर्ता और राजा बना, उसके अलावा कोई था ही नहीं ना, हमने देखा ही नहीं था। मैंने काजल से मूंछ, रुई से दाढ़ी वाला समय हमने शुरू किया था। तो ये बात उनको बड़ी अच्छी लगी। अच्छा, कुछ यादें उन दिनों की एनएसडी के?
एनएसडी रेpertory की यादें ये थी कि मुझे बहुत बढ़िया मेरे जीवन की शुरुआत वहाँ से हुई। क्या है, गांव से हम निकल के आए पिथौरागढ़ से, तो दिल्ली हमारे लिए पहली बार हमने देखा, महानगर पहली बार देखा, 2 मंजिली बसें तब चलती थी वो देखी, और थिएटर शो जो भी बाहर किया था दिल्ली में वो करने के बाद रेpertory में जैसे ही सिलेक्शन हुआ तो एक से एक कलाकारों के साथ काम करने को मिला। उसमें श्री वल्लभ व्यास जी, रवि खानविलकर, प्रतिमा काजमी, हेमा जी और कितने कलाकार, बापीदा, रोहिताश गौड़, बहुत सारे अभी तो आज अचानक तो इतने नाम भी याद नहीं आ रहे, सौरभ भाई, सौरभ शुक्ला, सारे लोग, सीनियर लोगों के साथ काम करने को मिला। हमको कुछ नहीं आता था, वो भी अच्छी संगत में रह के आदमी थोड़ा बहुत सीख जाता है। तो वो एक स्कूलिंग बहुत बढ़िया, ये एनएसडी एक दिशा मिल जाती है, प्रॉपर दिशा मिली, हमें कुछ पता ही नहीं था। रेpertory में आने लगे तो वहाँ प्रॉपर नाटक का टाइमिंग, रिहर्सल, शोज, सैलरी, पैसा, मतलब रंगमंच में भी मौज है, ये रेpertory में जाके एहसास हुआ। हाउ डिड ऑफिस हैपन? ऑफिस जनरली, और शूटिंग्स हम कर रहे थे तब, बॉम्बे में काम करने लगा था टेलीविजन। उस वक्त फ़ोन आया ऑफिस राजीव मेहरा जी के यहाँ से कि एक सीरियल बना है, नॉर्मल सीरियल की ही तरह मैं उसमें गया, मिले, एक एपिसोड, 2 एपिसोड हुआ, 2-3 एपिसोड के बाद हमको नॉर्मल सीरियल लग रहा था वो। जैसे ही 2-3 एपिसोड आए तो बाहर लोग बाग का रिएक्शन मिलना शुरू हो गया। और वो 8-10 साल तक हमने उस शो को किया। वो भी सीखने वाला प्रोसेस था पूरा, पंकज कपूर से लेके एक से एक कलाकारों के बीच में उसमें काम करने का मौका मिला। तो बच्चे की तरह हम, जैसे पढ़ाई में ठीक से नहीं पढ़ते थे, लेकिन शूटिंग इसमें प्रॉपर पढ़ाई करना ही पड़ेगी आपको। तो सीरियस बच्चे की तरह पूरा स्क्रिप्ट लेके पूरा स्टडी, एक एक पॉज तक में काम होता था, क्योंकि उस वक्त वो 3 कैमरा सेटअप था पहली, मतलब ऑनलाइन उसी वक्त एडिटिंग भी होती थी उसमें। तो बड़े परफेक्शन के साथ काम करने का मिला, वो हमारे लिए सीखने का भी और करने का भी बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म था ऑफिस। पांडे के आगे जीने लगाओगे तो कैसे छपाओगे? अंदर नहीं जाने दूंगा, बाहर ही नजर आओगे। नहीं, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। चाहो तो उठक बैठक लगाऊं, बस ये बता दो कि अपनी कविताएं कहाँ छपवाऊं। सीधे जाकर राइट देखना, सीधे जाकर राइट देखना, वहां पान के छींटे पड़े होंगे, वहां पान के छींटे पड़े होंगे, आसपास ही कहीं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर शुक्ला जी पड़े होंगे। आज तक आई थिंक इट्स लाइक एच्ड इन द मेमोरीज ऑफ द कंप्लीट इंडियन डायस्पोरा एंड इट विल रिमेन सो फॉरएवर। जी, ऐसा उसका इम्पैक्ट था। हाँ, मतलब कहीं भी जाएं, मतलब तो लंदन में भी कोई बोलता है अरे बाबा पांडे जी, पता लगा वो पाकिस्तान का है, और पांडे जी। तो ये कला क्या, देशों की सीमाएं हो सकती हैं, भाषा की सीमा हो सकती है, कला की कोई सीमा नहीं हो सकती। आप चाहे 7 समुंदर पार भी, आप कई फिल्में ऐसी होती हैं हम उस फिल्म की भाषा को नहीं जानते हैं, लेकिन हमको कम्युनिकेट कर जाती है, क्योंकि सिनेमा की एक अलग भाषा होती है। बिल्कुल। और सटायरिकल कॉमेडी का जो ये एक्सपेरिमेंट था, उसमें भी मुझे लगता है बहुत बड़ा हिट रहा, जिसने कि पूरे इस जॉनरा को एक तरह से एस्टैब्लिश भी किया इंडियन टेलीविजन में। बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि कोई भी अच्छी चीज़ के बनने के लिए कहानी, उसका स्क्रिप्ट बहुत ज़रूरी है। हमारे में सबसे बड़ी हीरो, हमारे ऑफिस की हीरो था स्क्रिप्ट। उसके एपिसोड्स अश्विनी धीर जो लिखते थे, वो मेन होता था, क्योंकि ऐसे ऐसे शब्द, ऐसी ऐसी बातें, जैसे कि कोई आदमी ने देखा आज सीरियल तो उसको लगता अरे कल ही तो मेरे साथ ऐसा हुआ ऑफिस में। वो पब्लिक के साथ ऐसा रिलेट हो गया था। परिवार के सब सदस्यों को नहीं भी झेलनी है तो पिता को झेलनी है, या घर के किसी बड़े को झेलनी है, या ऐसे व्यक्ति को जो ऑफिस जाता हो। तो वो इस तरह से घरों में चला गया वो ऑफिस। और ऐसे एक पांडे जी भी सबको मिल जाते, जो पांडे नहीं पांडे जी कहिए। हाँ, वो एक कैरेक्टर को इस्टेब्लिश उसमें पांडे, उसका ये था कि जैसे शुक्ला जी पान थूकते हैं, भाटिया जी खाना खाते हैं, समोसा खाते हैं, या पटेल 2 बातें करते हैं, तो पांडे जी का वो बड़ा एक ये कर दिया था कि पांडे को जी लगाओ, पांडे को जी नहीं लगाओ तो वो गुस्सा मार देगा, वो काम ही नहीं करेगा। आज तक हम नहीं भूले जी। और फिर 2017-18 में दोबारा से जब एक तरह से ऑफिस का रीमेक हुआ, या ये कहेंगे रीलॉन्च हुआ, सीरीज 2 जैसे आज कहते हैं, चला मुसद्दी ऑफिस, तो इतने साल तक भी वो फ्रेशनेस थी। आज भी लोग मिलते हैं, देखते हैं, वो मोबाइल पे देखते हैं, आप तो वैसा बोलते हो, बिल्कुल ऐसा ही लगता है पांडे जी जैसे अभी का है। हाँ,
क्योंकि लोग बाग रिलेट करते हैं ना। बेसिकली क्या है उसमें फ्रेशनेस, नयापन, पुरानापन कुछ तब नहीं आदमी भूल जाता है जब रिलेशन आपका हो जाता है। हम्म, कई फिल्मों की कहानी कितनी अच्छी नहीं होती, कुछ नहीं होती, लेकिन आपका उस पिक्चर से रिश्ता जुड़ जाता है देखते देखते, तो आप वो खराब पिक्चर भी है तो आप उसको उसका हिस्सा बन जाते हैं। आपने टीवी हो, फिल्म्स हो, है ना, थिएटर हो, आपने सब कुछ देखा और इतने समय से देखा, तो कॉमेडी का जो स्वरूप है, जो ये नया स्वरूप है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखो, सच्चाई से ये बात की जाए तो ये तो स्वीकार करना पड़ेगा। हम और आप पहले नहीं थे, फिर हम हैं हुए, अब हम भी चले जाएंगे, फिर नए लोग आएंगे। तो जो जमाने के साथ चल रहा है, सामाजिक परंपराओं के बंधन में रहते हुए, वो मनोरंजन तो हमेशा हिट रहेगा। लेकिन हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सामने आधार बना करके अगर कॉमेडी बनाते हैं या करते हैं, तो वो फिर समाज के लिए भी अच्छा नहीं है। उसका परिणाम फिर सब कोई अच्छा नहीं होता, भुगतना ही होता है। तो उस तरह की कॉमेडी, मतलब मेरा मानना तो यह है कि कॉमेडी सच में अच्छी वही है जो एक छत के नीचे तीनों पीढ़ियां देख के हंस रही है। वो स्वस्थ मनोरंजन है। अब मनोरंजन अकेले का अलग होता है, पति पत्नी के साथ हैं तो अब वो अलग प्रोग्राम देखेगा, माता पिता के साथ है तो अलग मानसिकता होती है। बच्चे, हम ही लोग, याद है मुझे दूरदर्शन में जब विज्ञापन आते थे किसी चीज़ का, तो सब लोग देखने चले जाते थे। ऐसे विज्ञापन आते थे अटपटे, तो सब कोई देखता हूँ जरा कुकर की सीटी बजी क्या मैं ऐसे कट लेते थे ना। तो वो हमारे संस्कारों में है वो चीज़। तो हम कितने ही मॉडर्न हो जाएं, हम वैसा उसको अपना भी नहीं सकते। प्रवृत्ति की बात है, मनोदशा की बात है। तो मुझे लगता है स्वस्थ मनोरंजन बनाए रखने के लिए हमें अपने को स्वस्थ रखना पड़ेगा, तब हम उस तरह के मनोरंजन की तरफ नहीं जा पाएंगे। उत्तराखंड की देवभूमि से आते हैं आप, और उसको अपने अंदर हमेशा, उसका जो एक अस्तित्व है उसको हमेशा अपने अंदर लेकर चलते हैं। वो बन गया अपने आप ही, मुझे लगता है। मतलब इसके लिए क्योंकि कोई भी चीज़ के प्रति प्रेम की, आकर्षण की कोई किताब नहीं होती ना। मेरे ये था कि गांव में मैं जब रहता था तो हमने जो जीवन जिया है, उसके बाद जो दिल्ली, मुंबई या दुनिया देखी है, वहाँ से उस जगह के प्रति और आपका स्नेह हो जाता है, क्योंकि आपको वो जगह अगर आप नहीं भूलते हैं तो, वरना तो कई लोग भूल भी जाते हैं। अब हमारे ये कि मैं अब कहीं पे भी अपना कंपटीशन किसी और से करता नहीं हूँ। मेरा कंपटीशन उसी हेमंत पांडे से, जो गाय भैंस चराता था पिथौरागढ़ में, जो खेतों में काम करता था, जो जंगल से लकड़ी लेके आता था। तो मैं जहाँ भी मुझे लगता है कि मैं कोई दिक्कत हो रही तो उस हेमंत पांडे को याद करता हूँ। तो मैं उस 1000 गुना ऊपर ऑलरेडी हर वक्त रहता ही हूँ। लेकिन उस हेमंत पांडे का भी इस हेमंत पांडे को बनाने में तो एक बहुत बड़ा हाथ है ना, उसी क्योंकि की जो सच्चाई, एक्सपीरियंसेस उसने देखे उसी हैं। की सच्चाई, उसी की ईमानदारी, जो हमारी मन मस्तिष्क में जो प्योरिटी के हिसाब से, जो उम्र के हिसाब से जो बनी है, जो छवि या उस हेमंत पांडे की, वही सोच की वजह से तो आज मैं ऐसा बन पाया। उस निर्मलता से, उस पहाड़ का जो देवभूमि का हम बोलते हैं ना, देवभूमि मानने की बात है। एक तो ये खाली शब्द है देवभूमि, एक है आप उस पर किस भाव से आप जा रहे हैं। चाहे पर्यटक के रूप में देवभूमि जा रहे हैं तो आपका क्या भाव है, आप पिकनिक मनाने जा रहे हैं या दारू की बोतलें फेंकने जा रहे हैं पहाड़ों में, या कूड़ा फेंकने जा रहे हैं, या केदारनाथ यात्रा पे जा रहे हैं, तो किस मनस्थिति से जा रहे हैं। उस मनस्थिति के हिसाब से उस देवभूमि का अंश आपके ऊपर आता है। क्योंकि इतने हर गांव के इष्ट देवता हैं, तो इसलिए जगह जगह देवता का वास है। और पहाड़, हमारे जो इष्ट देवता हैं, वो तो कोई ऐसा मांग भी नहीं करते, आपको भाव चाहिए। आप भाव के साथ अपने इष्ट देवता के साथ जुड़ो तो आपका फूल एक पत्ती चढ़ाने से भी आपका हो जाता है। उनको थोड़ी कुछ चाहिए, तो आपके सीनियर हैं, आपके पूर्वज हैं, आपके इष्ट हैं वो, तो वो तो आपसे कुछ मांगते थोड़ी हैं, भाव मांगते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं पहाड़ के या गांव में, जो गांव से उस तरह का प्रेम नहीं करते, लेकिन पूजा उजा के बहाने उनको, हमारे गांव उत्तराखंड में बोलते हैं ना, द्याप्त स्वेरल्यूनन, मतलब देवता खींच के लाते हैं इनको गांव। तो वो ऐसे भी कई लोग हैं। उसके लिए मैं उनको भी दोषी नहीं मानता, क्योंकि हर आदमी की अपनी स्थिति है, परिस्थिति है। हाँ, बिल्कुल। देवभूमि का ये प्रसाद मान लीजिए कि वो जो आस्था हम रखते हैं उस देवभूमि के लिए, उस जमीन के लिए, उस गांव के लिए अपने, तो उसका ही रिफ्लेक्शन हमको वो परमात्मा दे रहा है, या वही देवता दे रहे हैं कि हम इस चीज़ को अब तक काम करते आ रहे हैं। क्या बात है। तो आप तो गाते भी बहुत अच्छा हैं, और उत्तराखंड के जो फोक सॉन्ग्स हैं
वो लोगों को बहुत अच्छे भी लगते हैं, हमने भी सुना मैं है, गाता तो नहीं थोड़ा हूँ। सा सुन सकते हैं आपसे। हाँ? नहीं, बस ऐसे ही जो भी बचपन में सीखा हो कभी, जैसे आपने कहा कि कुछ चरवाहे की तरह जब गायों को चराने जाते थे तो कुछ तो गुनगुनाते होंगे, तो बस ओहो समझ हो लीजिए वही आपसे हम मांग रहे हैं आज। नरसिंहा बाजो तुर तुरी बाजी नांगाड़ा बाजो बाजो नरसिंहा बाजो तुतुरी बाजी नरसिंहा बाजो तुतुरी बाजी नांगाड़ा बाजो बाजो होय बाजी गे मुरुली हुड़ुकी घमा घम बाजी गे मुरुली हुड़ुकी घमा घम। देखा मेरा कॉन्फिडेंस क्या बेसुरा कैसे बात गया। है। मन कर गया कि आपके साथ गा लें। ये शोज हम करते थे गांव में, प्रोग्राम करते थे, तो वहां से ये चीज है। आप अगर फिल्में देखें, अभी हाल फिलहाल में जितने टीवी में भी प्रोडक्शंस हो रहे हैं, सीरीज बन रहे हैं, अब देखिए पहले ऐसा था कि सब बड़े शहरों में सब कुछ मतलब बेस्ड होता था। धीरे धीरे हम बी टाउन सिटीज जिन्हें हम कहते हैं, थोड़े जो छोटे शहर हैं वहां गए, बट आई थिंक द फ्यूचर इज विलेजेस। बिल्कुल, अब वो सच है ना? ऑलवेज वही है। बीच का दौर क्या हुआ, टेलीविजन आया तो घर की सास बहुएं इतनी बढ़िया साड़ी पहने हुए हैं, ऐसा लगता है ये काम कब करती होंगी, तो सो भी रही हैं तो ऐसे ही सो रही हैं, लिपस्टिक लगा के उठ रही हैं। वो ग्लैमर हर मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय की माताओं बहनों ने देखा, उनको बड़ा अच्छा लगा। वो खुद तो मैक्सी में है, बाकी उसको साड़ी में देख रही हैं, है ना, पूरे गहनों में वो लगी हुई गहनों में देख रही। फिर लगा यार ये 10 से 20 साल ये चला, हाँ। पूरा दौर चला, अब वो पूरी तरह खत्म हो गया, क्योंकि वैसी दुनिया है ही नहीं ना। ऐसा कौन होगा जो साड़ी पहन के खाना खा लिया आपने, ऐसा कौन बोलता है। तो वो अब दौर जो नकलीपना था ना, टेलीविजन का जो एक जादू था, वो खत्म हो गया। अब ओरिजिनलिटी पे आ गया, सच्चाई पे आ गया। अब गांव की सीरीज, गांव की कहानी, हाँ, जैसे क्योंकि वो पंचायत कभी जैसी खत्म सीरीज नहीं इतना होगा। अच्छा कर रही हैं, आई बिल्कुल। थिंक दैट वो सबसे बड़ा एक उदाहरण है इसका। नहीं, वो सच्चाई बात है। और गांव क्या है, पूरा देश की तरह है। किसी कोई भी गांव जो गांव में रहना सीख गया, वो देश में रहना सीख गया, क्योंकि उतनी विपक्ष की मानसिकताएं गांव में भी हैं जितनी देश में। तो वहां आपने अगर व्यवहार बना करके जीना सीख लिया, तो आप फिर सब जगह सरवाइव कर सकते हैं। और वही गांव का जो ड्रामा है, गांव की जो कहानी है, वही सच्चाई में सब जगह पसंद भी आ रही है लोगों को, क्योंकि ओरिजिनली कहानियां वहीं बनी है ना। तो इसलिए वो समय आना ही पड़ेगा, और वो आएगा ही आएगा। अच्छा, जब इस तरह के रोल मिलते हैं जो आपको लगता है कि यार मतलब यथार्थ से बहुत दूर हैं, है ना, या एज एन एक्टर कभी तो मन कहता होगा नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, लेकिन फिर लगता है कि नहीं है तो रोल निभाना है और अपना 100% देना है, ऐसा होता है? होता है, बिल्कुल होता है। कई बार हुआ है? कई बार होता है, मतलब कई बार नहीं, ज्यादा बार होता है। कई आपके मन का काम, हर काम नहीं होता मन का। हाँ। बहुत कम काम होते हैं जो आपके मन के होते हैं, बड़ा मजा आ रहा होता है। लेकिन कई काम ऐसे होते हैं जिसमें आपको लगता है कि ये मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग है, मन का नहीं है, चैलेंजिंग है, तो उसमें अलग एक्साइटमेंट होती है। कोई भी एक्टर, जैसे साइकिल चलाने वाला ना, एक बार सीख गया तो साइकिल जब चलाएगा तो गिरेगा नहीं। तो ऐसे ही एक्टर का भी है। वो एक्टर जो है तो फिर वो एक्टर ही है, वो चाहे ऐसा कितना नहीं ही कि खराब छोटा रोल एक्टर या मिलाओ। अच्छा हाँ। एक्टिंग। आप एक्शन बोलोगे तो हम जो करेंगे वो सत्य होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पैसे नहीं मिले या खराब माहौल है तो मैं खराब करूंगा। कोई एक्टर मुझे नहीं लगता ऐसा करता होगा। एक ऐसा ही छोटा सा रोल है, लेकिन मुझे लगता है बहुत ही इम्प्रेसिव और इम्प्रेशनेबल रोल है, और वो है क्रिश में, जहां पर आप भूत 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 कहते जी हुए जी 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 हाँ। और उसके अंदर आप एक पहाड़ी का ही किरदार हाँ, निभा रहे हैं, और उसमें जो आपका पूरा का पूरा जो डायलॉग सीक्वेंस है इतना कमाल का है, और डिक्शन शायद नेचुरली आप में आती है पहाड़ों की, नहीं, या वो शायद हाँ। कल्टिवेट किया आपने उस तरह से, बट इट इज सच एन आउट एंड आउट एंटरटेनिंग सीक्वेंस। जी जी, क्या होता है ना, डायरेक्टर होता है, बाप होता है कि पूरी पिक्चर का, उसने सब कुछ सोच रखा है हर डिपार्टमेंट का। और हम खाली एक्टर हैं, हम औरों का भी ध्यान नहीं देते, अपना ध्यान रखते हैं। हम अपने किरदार पे फोकस रखते हैं। उन्होंने पूरी फिल्म पे फोकस किया। जैसे कृष का बताऊं, राकेश रोशन जी ने पूरी फिल्म प्लान की। हमको कितना अपना किरदार मालूम है, उस किरदार में और क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है, वो हमने अपना इनपुट दिया, तब जाके वो उस कैरेक्टर की भाषा, उसका बोलना, उसका डायलेक्ट,
और फिर उसमें एक वो मंत्र भी है, भूत हाँ। भगाओ मंत्र, वो तो स्क्रिप्ट में नहीं था। अच्छा। चूंकि मैं गांव का रहने वाला हूँ, मैंने चूंकि बचपन में वो सब देखा है, अच्छा। वो मैंने उनको बोला सर ये एक रिहर्सल करता हूँ मैं। हाँ। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा भूत भगाते हैं ना जब, हाँ, हाँ। उसमें ये मंत्र होता है। वो कहता हाँ, भाज भाज रे डंकिनी भाज के को लाग्यो भाग्यो छे भाज जो पेलू झपाट पेलू तंत्र पेलू मंत्र पेलू भाज भाज रे डंकिनी भाज। क्या हुआ? भूत! भूत! कोमल साहब, भूत! भूत? भाग रे डंकिनी भाग, कै को लाग्यो भाग्यो छे भाग, तंत्र पेलू मंत्र पेलू जो पेलू झपाट पेलू, भाग भाग रे डंकिनी भाग! और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई एक किरदार आपने बड़े मन से निभाया और आपका पर्सनल फेवरेट हो, लेकिन शायद वो किरदार या वो फिल्म या वो टीवी सीरीज उस तरह से चल नहीं पाती, ऐसा तो बहुत कितना बार- फ्रस्ट्रेशन होता है। ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत बार। कौन से ऐसे रोल्स हैं? कई ऐसे रोल हैं मतलब जिसमें आप उम्मीद लगा के बैठते हैं, मतलब खुश हाँ। होते हैं कि यार वो आएगा तो तब देखा ये आएगा, लेकिन वो पिक्चरें आपकी चल ही नहीं पाती हैं या लोग बाग देख ही नहीं पाते हैं। और कई फिल्में ऐसी होती हैं जो शुरुआत में फ्लॉप होती हैं, लेकिन 5 साल 10 साल 15 साल बाद एकदम से हिट हो जाती हैं, स्लीपर हिट्स। हाँ हाँ, अब हमारा ये है कि भाई वो पिक्चर हिट नहीं हुई, अब उससे और जो काम मिलना चाहिए था या और जो दाम नहीं मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन हम तो खुश हुए वो करके। अल्टीमेटली हम ऐसे फिर दिल को खुद सुकून दे देते हैं। कभी कोई ऐसा फैन रिएक्शन, जब आप एक्टर की कमाई की बात करते हैं, तो कोई ऐसा फैन रिएक्शन जो कभी आपको लगता है मेरे जहन से जा ही नहीं सकता? कई तरह के मिले, लोग बाग का प्यार अभी भी मिलता है, मतलब चाहे वो फ्लाइट में कहीं जाते हैं तो वो जो पायलट है वही अनाउंसमेंट कर देता है कि पांडे जी आज हमारे साथ हैं, या कहीं कोई बड़ा पॉलिटिशियन आपको पहचान करके रिस्पॉन्स देते हैं कि आपका वो देखा, या लोग बाग देखते हैं, या कई लोग बोलते हैं पांडे जी यार आप बड़े सीधे साधे हो, बड़े डाउन टू अर्थ हो। मैं कहता हूँ यार मैं मजबूरी है कि मेरा बड़प्पन है, मुझे नहीं पता। तो ये है। एक बार एक फैन क्या था, बहुत बड़ा पैसे वाला एक आदमी था, उसने मेरे हाथ में घड़ी पहनाई, वो 1 आध करोड़ रुपए की होगी कोई, अच्छा। फोटो के बोले दादा ऐसे करो, ऐसे हाँ। ऐसे मेरा फोटो लिया, फिर घड़ी ले ली मुझे। मतलब ये आजकल हम रील्स में देखते हैं और सच्चाई में भी ऐसा होता है। हाँ, तो मुझे लगा मेरा मेरा मैंने उसको कैसे सम्मान दूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। एक तो वो वजन पैसे का जितने महंगी है उस हिसाब से हाथ ही नहीं उठ रहा, बोलो थोड़ा तो ऐसे किया, उसने फोटो लिया, फिर उसके बाद ले गया वापस। घड़ी ले ली। तो तरह तरह के होते हैं रिएक्शन लोग बाग। अच्छा, सभी प्रोफेशंस में लोग अपने आप को दिखाना चाहते हैं, प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होते हैं, लेकिन आपके साथ थोड़ा विपरीत है, इतने ज़्यादा एक्टिव तो नहीं है आप सोशल मीडिया पे। बिल्कुल नहीं, मैं उसको मानता ही नहीं। मैं थोड़ा इसलिए रहता हूँ, कहीं गए वो तो फोटो एक डाल दिया, और उनके आते हैं लिखा हुआ कमेंट, जवाब तो अपन दे नहीं पाते हैं। हाँ। कभी समय है फ्लाइट में या कहीं एयरपोर्ट में तो वो लाइक कर दिया, कोई साथ में है तो बोले थोड़ा लाइक कर दे, 100-200 लाइक तू भी कर दे, तो उसको काम पे लगा दिया। और इन चीज़ों का ज़्यादा कुछ महत्व तो रहना नहीं चाहिए आदमी का, क्योंकि ये आपके अपने आप को खो दे रहा है। आप एक्चुअल में जो हो ना, हम सब लोग खो गए हैं। हम एक्चुअल में जो थे वो खो गए हैं, क्योंकि हमारा इतना करीब अब मोबाइल आ गया है कि अब हम ऑन है वो भूल ही गए। अब ये हमको ऑपरेट कर रहा है, हम इसके हिसाब से चलने लगे। हमारे वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं, हमारे उसूल कम हो गए हैं, हमारे आदर्श ख़त्म हो गए हैं। किसी ने लाइक किया तो खुश हो जाता है, ऐसे लोग भी हैं। किसी ने कुछ बुरा लिख दिया तो दुखी हो जाते हैं। और ये सोशल मीडिया ऐसा मीडिया जो है ही नहीं, जो है ही नहीं, उस पर लोग भिड़े हुए हैं। कुछ की दुनिया ही यही है, 1-2 घंटे के लिए बाहर खाने के लिए आते हैं या बाहर सामान लेने जाते हैं, बाकी फिर उसी में चले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मानवता को का हनन भी हो रहा है। मानव को अच्छी सुख सुविधाएं तो मिली हैं, आप सोचिए मोबाइल के बगैर हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज क्या क्या सब कुछ तो इसी में हो जा रहा है, बिल्कुल सब कुछ। और 10-20 साल पहले हमने सोचा भी नहीं था। अब 10-20 साल बाद जो हमने सोचा नहीं है, अब वो होगा। अब होंगे हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर बच्चों के लिए, आदमियों के लिए। वो माताएं बहनें जिन्होंने अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया बचपन में ना, कि ये मोबाइल दे दो इसको, मैं अपना काम कर लेती हूँ किचन का। अब वो आपका काम करेगा थोड़े दिनों बाद। उंगलियां टेढ़ी होने लग गई हैं, मानसिकता ऐसी हो गई है, खुद ही आदत हो गई ना, मोबाइल रहता है तो आदमी इसी में एक कल्चर, एक व्यक्तित्व ऐसा बन गया हर एक आदमी।
आपका क्या फेवरेट जॉनरा है संगीत में, ये बता। हमको अभी तो बस इंस्ट्रूमेंटल, क्लासिकल, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल में क्या है, आपका रिदम है, बाकी कुछ नहीं है। रिदम शब्द आप अपने बना लो जो आपके चल रहे हैं, नहीं भी चल रहे हैं तो आपके काम में कितना मजा आता है, कुछ भी काम करो रिदम में ना। तो वो संगीत जीवन में, साहित्य संगीत कला विहीन है, जिसके में ये सब नहीं है वो मनुष्य नहीं है, वो पशु है। तो गीत संगीत तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। हेमंत पांडे जी द एक्टर को अगर हम 2 मिनट के लिए भूलें तो हेमंत पांडे जी द मैन बिहाइंड द नेम, उसकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है हेमंत जी? परिवार, पत्नी, बच्चे और खुद का अपने ऊपर और ईश्वर के ऊपर विश्वास कर पाना। क्योंकि भगवान जो कहता है ना कि मैं गोपता में नास्तिक हूँ, मेरी नज़र में सबसे बड़ा आस्तिक वही है, क्योंकि नास्तिक हूँ कह रहा है वो, मैं बिलीव नहीं करता, वही बिलीव है। बिलीव ही भगवान है, उसके शब्द या उसकी बुद्धि अलग है, लेकिन बिलीव ही भगवान है। और फिर भगवान अगर आपने इतना मान लिया कि या तो है या तो नहीं है, जब है तो फिर चिंता ही नहीं। जब इतना मान लिया, और दूसरा सब जीवनचर्या भी बहुत मायने रखती है। मुझे लगता है योग, प्राणायाम, ध्यान, प्रार्थना, पसीना बहाना हर व्यक्ति को चाहिए। उससे आपका क्या है, कोई भी गंदगी, कोई टॉक्सिन्स नहीं रहता। और क्षमा प्रार्थना आप रोज करते हैं तो आपके वायरस यहाँ से जो भी गंदे विचार है, कोई किसी के प्रति सोचा भी होगा, वो भी आप रिलीज कर देते हो। जब इतना कर देते हो तो फिर आपके अंदर अच्छा ही अच्छा बचा है। सिर्फ आपके पास धन की आवश्यकता रह जाती है अपना जीवन चलाने के लिए, वो परमात्मा अपने आप दे देता है। तो मुझे लगता है कि अकेले का इंडिविजुअल, हर आदमी इंडिविजुअल उसने अपना जीना आना चाहिए। ही इंडिविजुअल ना, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी तो बाद में बने, लेकिन उसका जन्म हुआ है तो वो इंडिविजुअल हर आदमी, तो उसने भी अपना धरती पे सर्वाइव करने का पावर होना चाहिए। बहुत सुंदर बात है और बहुत गहरी बात है, बट बहुत मुश्किल है इस पर अमल करना। हाँ, मैं भी, हाँ, लेकिन हो जाता है प्रैक्टिस से, धीरे धीरे अभ्यास से। आप अब देखो, हम कहते, मैं घर में भी बोलता हूँ बच्चों को, शाम को जब हम बैठते हैं मंदिर में तो सबको क्षमा करो, जिनको जानते हो, जिनको नहीं जानते हो, जिनके लिए आपने बुरा सोचा। मैंने बुरा किया नहीं किसी का, लेकिन सोचा हो तो वो भी तो, उसको तो पता भी नहीं, मेरे तो पाप लग गया ना, मेरे तो यहाँ जमा हो गया वायरस, तो वो रिलीज करना। किसी के लिए क्षमा मांगना और प्रार्थना करना उसके ऊपर से। और एक तो क्षमा, सॉरी तो कोई भी बोल देता है, फिर प्रार्थना भी करना, वो बहुत कठिन काम है। और इसके बाद फिर कुछ भी कठिन नहीं है। सही बात, फिर सब सरल है, सब सरल। क्योंकि आपने किसी से, आपसे गलती होगी, सॉरी बोल दो, बात यहीं से। और सारे क्लैशेज इसके बाद ही शुरू होते हैं। हाँ। आपके ये हो गए तो फिर सब खत्म, ये नहीं तो फिर सब शुरू। उसने ऐसे देखा, उसने ऐसे बोला, उसने मुझसे बात तक नहीं की, तो फिर वो आदमी का अपना हर आदमी इसी में लगा रहता है। अच्छा, चलते चलते हमारे जो दूरदर्शन के फिल्मी कीड़ा के जो दर्शक हैं, उनके लिए अपने मन की जो भी मनपसंद आपकी 2 लाइनें कुछ भी सुना दीजिए, जो इस वक्त मन में आ रहा हो। अच्छा, कोई खूबसूरत सा गीत। इन्हीं पागल दिमागों में घनी खुशियों के लच्छे हैं, इन्हीं पागल दिमागों में घनी खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ हमारे शो पर आए, और मुझे लगता है कि हमारे शो पे 4 चांद लगा दिया आपने। थैंक यू। मेरे लिए वाकई इमोशनल अटैचमेंट। दूरदर्शन माने, हमने तो जब वो फूल खिलता हुआ दूरदर्शन दिखता था, और कुछ बारिश भी हो रही थी उसमें खड़खड़, तो भी हम खाली टीवी भी देख ले, इतनी शक्ति थी हमें दूरदर्शन को देखने की। तो हमारे लिए तो मतलब घर के सदस्य की तरह है। बिल्कुल, घर के सदस्य ही हैं आप बिल्कुल, दूरदर्शन के। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपकी घर वापसी को देखकर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।